हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कुणाल इंस्पायरिंग पे। और आज सभी के लिए एक खास बात यह है कि आज से हम अपने इवनिंग सेशन में हिस्ट्री की क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि आज से हम शाम के समय डेली हिस्ट्री पढ़ेंगे एंड वी हैव डिसाइडेड दैट इन बिगिनिंग वी आर गोइंग थ्रू द वॉर्स। दरअसल क्या है कि इंडियन हिस्ट्री की ना जो वॉर्स हैं वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, साथ साथ इम्पॉर्टेंट भी है हम सभी लोगों के लिए। तो इसीलिए अभी हम थोड़ा वॉर से स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद हम धीरे धीरे वॉर्स के साथ साथ ही जो हमारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं उनको भी हम कंटिन्यू करते चलेंगे, जिससे कि हमारी प्रिपरेशन जो है वो एग्जाम्स के लिए अच्छे से होती रहे। आज की क्लास के अंदर हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? कर्नाटका वॉर। कर्नाटक वॉर एक ऐसी वॉर थी जिसने भारत का भविष्य तय किया। यह वॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई एंड आफ्टर इट कंक्लूजन क्या रहा ये आपको बाद में बताएंगे हम। लेकिन दोनों ही देखा जाए तो एक दूसरे से कम नहीं थी, लेकिन परिस्थितियां जिस प्रकार से बनी अंततः एक जीत गई और उसके जीतने के बाद ही भारत का भविष्य कुछ अलग हमें देखने को मिला, जिसको आज हम इतिहास के रूप में पढ़ते हैं। तो इसी के साथ इससे जुड़ी जो विभिन्न बातें हैं और ज़रूरी बातें शुरू कर लेते हैं। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की क्लास में बहुत मज़ा आने वाला है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास है एंड अगर आप सभी लोगों को वॉर्स में, बैटल्स में इंटरेस्ट है और हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, देन क्लास सच में अच्छी होने वाली है। और अगर आपका हिस्ट्री एक टॉपिक है, सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री, और अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन की फील्ड में है तो ऐसी स्थिति में वीडियो पूरी देखना लास्ट तक। साथ ही साथ सबसे पहले आपको मैं एक ज़रूरी बात बता दूं। वो ज़रूरी बात यह है कि अगर आपने अब तक इस नीचे के लाल बटन को प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ये नीचे जो रेड बटन आ रहा है आपको यह प्रेस करना है, साथ साथ इसके बगल में जो बेल आइकन है वह भी प्रेस कर दीजिए। ज़रूरी है आने वाले समय में, ताकि आपको हमारे चैनल की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऑल राइट, चीज़ें शुरू करते हैं और थोड़ा सा पहले एक पृष्ठभूमि समझते हैं। देखो, अगर हम देखें एक चीज़ तो सन 1498 से पहले भारत को कोई नहीं जानता था। यानी कि 1498 से पहले भारत था तो, लेकिन जानते नहीं थे। क्यों नहीं जानते थे? अगर हम आज भी देखें तो कहीं ना कहीं जो वेस्ट कंट्रीज हैं वह ईस्ट के मुकाबले ज़्यादा डेवलप्ड है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर चीज़ें अलग चल रही थी और ईस्ट में चीज़ें अलग चल रही थी, थोड़ा सा अलग अलग माहौल बना हुआ था। तो स्थिति क्या हुई कि 1498 में नए नए आविष्कार होने शुरू हुए। उसके बाद वास्को डी गामा यूरोप से निकले और उसके बाद वो घूमते घामते भारत में उतरे। जब वह भारत में उतरे उसके बाद जब यह घटना हुई तो इस घटना को कहा जाता है भारत की खोज। 1498 में पहली बार कोई विदेशी व्यक्ति भारत आया था। उसके बाद वास्को डी गामा ने दूसरी यात्रा अपनी सन 1502 में की। इसके बाद से एक कॉन्सेप्ट तैयार हो गया हिस्ट्री के अंदर कि भारत की खोज हुई। खोज किस प्रकार से हुई? खोज का मतलब यह है कि वह लोग भारत के बारे में नहीं जानते थे। यानी कि भारत अपने अस्तित्व में था, भारत वहीं था जहां भारत है, लेकिन वह लोग भारत के बारे में नहीं जानते थे। तो उसके बाद उन्होंने जितनी भी बुक्स लिखी, डॉक्यूमेंट्री लिखी, जो भी उन्होंने लिखवाया उसके अंदर उन सब ने इस घटना का मेंशन इस रूप में किया कि भारत की खोज की गई। किसके द्वारा की गई? वास्को डी गामा के द्वारा सन 1498 में। इसके बाद का जो 150 सालों का समय था, यह समय अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। महत्वपूर्ण क्यों था? जब भारत की भौगोलिक पृष्ठभूमि का एनालिसिस किया गया और चीजों को जाना गया तो पता लगा कि भारत में प्राकृतिक संपदाएं बहुत ही ज्यादा है और जो संपदा भारत के पास है वो महत्वपूर्ण है। केवल इतना ही नहीं, भारत के जो आसपास के जितने भी हम देश आज देखते हैं इन सभी की अपने आप में बहुत ज्यादा विशेषताएं थी। तो इन सभी विशेषताओं को समझते जानते हुए पश्चिमी देशों ने क्या किया? प्लान बनाया। प्लान कैसा बनाया? कहीं ना कहीं व्यापार जरूरी था उस समय और वे अपने आप में समृद्ध थे। अगर हम उस समय की बात भी करें तो ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या किया? ब्रिटेन काफी ज्यादा डेवलप्ड था उस समय, तो ब्रिटेन ने अपने यहाँ पर एक कंपनी बनाई। कंपनी का नाम दिया क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, कौन सी कंपनी? ब्रिटिश की बात कम कर रहे हैं। तो क्या करा? नाम से पता लग रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी। अब बहुत सारे लोग थोड़ा सा नाम को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि दरअसल नाम यही ही क्यों दिया, कुछ और नाम क्यों नहीं दिया। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब क्या है कि एक ऐसी कंपनी है जो ईस्ट में जाएगी, क्योंकि यह सभी देश जो थे वो वेस्ट में पड़ते हैं। तो इसलिए कंपनी को उन्होंने नाम इसलिए दिया क्योंकि वह कंपनी ईस्ट में जाएगी और इंडिया और साथ ही इंडिया के आसपास के जो देश होंगे वहां से व्यापार करेंगी और जो भी जरूरी चीजें हैं वो लेकर के वहां तक पहुंचाएंगे। तो एक ट्रेड के लिए मुख्य रूप से कंपनी की स्थापना की गई थी। चीजें आगे के धीरे धीरे बदली, कैसे कैसे बदली बताई जाएंगी आपको। तो कंपनी की स्थापना की गई। स्थापना कब हुई कंपनी की? 31 दिसंबर 1600 में।
ठीक है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग डेट है अपने आप में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम हिस्ट्री पढ़ते हैं हमें डेट याद नहीं होती, एंड मेरी गारंटी अगर आप रेगुलर क्लासेस लेते हैं ना तो आपको इंडियन हिस्ट्री की बहुत सारी डेट्स याद हो जाएंगी। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का फाउंडेशन डे क्या है, 31 दिसंबर 1600। ठीक, तो इन्होंने कंपनी स्टैब्लिश कर दी। कंपनी को जो वहां की महारानी है, महारानी ने पत्र दे दिया और अनुमति दे दी कि आप जाइए और आप भारत से व्यापार कीजिए, कमाइए। लेकिन एक शर्त थी। शर्त क्या थी? इस कंपनी के लिए एक अमाउंट फिक्स कर दिया था कि हम आपको वहां पर व्यापार करने की इजाजत दे रहे हैं, लेकिन इसके बदले में आपको ब्रिटिश सरकार को एक बड़ी रकम अदा करनी पड़ेगी। यदि आप इस पर सहमत हैं तो ही हम आपको अनुमति देते हैं, अन्यथा फिर हम कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट आपकी जगह पर ढूंढेंगे। जाहिर सी बात थी, किसी एक कंपनी को तो भारत के यहाँ पर रह करके व्यापार करना ही था। तो ऐसी स्थिति में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी लोग थे उन सभी लोगों ने इसको लेकर के अनुमति दे दी और सारा का सारी काम शुरू होने लग गए धीरे धीरे। इसके बाद चीजें थोड़ी सी और अब बदली। जहां एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने काम शुरू कर दिया, उसके बाद फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक बनी। ठीक है, केवल इतना ही नहीं, इसके अलावा डच, पुर्तगाल, ठीक है, कई अन्य अनेकों देशों ने भी अपनी कंपनीज बनाई थी भारत से व्यापार करने के लिए। ठीक है, लेकिन शुरुआत में क्या हुआ, बाकी सब कंपनियां ढह गई, सभी कंपनी बाकी ढह गई और वो कोई भी नहीं टिकी। लेकिन अंत तक जिन दो में प्रतिस्पर्धा बनी थी वह प्रतिस्पर्धा थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इसका फाउंडेशन हुआ था 1664 में, डेट थी 1 सितंबर। तो 1 सितंबर 1664 को फाउंडेशन किया गया फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का। एंड इसके बाद इस कंपनी को भी इसी उद्देश्य से तैयार किया गया था कि यह भारत और इसके आसपास वाले क्षेत्रों में जाए और वहां से व्यापार करे। ऑल राइट, मुझे उम्मीद है शायद आपको यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई होंगी। थोड़ा सा भारत की खोज को लेकर के और इन कंपनी को स्टेप फाउंडेशन को लेकर के आपके माइंड में चीजें और क्लियर हो गई होंगी। ऑल राइट, तो अब ये भारत में आए। देखिए, अगर हम समय देखते हैं तो 1600 में फाउंडेशन हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का। एंड उसके बाद जब यह कंपनी यहाँ पहुंची तो उसके बाद क्या हुआ, ये जब आई, इस समय यहाँ पर जहांगीर गद्दी पे बैठा होता, मुगल बादशाह जहांगीर थे। इस समय जब ये हम 1600 समय पढ़ रहे हैं, इस समय क्या था, भारत में मुगल शासकों का बोलबाला था और वह उनकी शक्ति अपनी चरम पर थी। सन 1600 ईस्वी में जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, उस समय भारत की गद्दी पर अकबर बादशाह बैठे हुए थे और यह 1605 तक इस गद्दी पर बैठे थे। उसके बाद जहांगीर ने जिम्मेदारियां संभाली। तो क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से सबसे पहले जो थे हॉकिंस, वह आए और उन्होंने इजाजत मांगी व्यापार करने की। तो हमारे राजा महाराजा हमारे देश में खैर कोई से भी रहे हो, सबके दिल बहुत बड़े थे, इजाजत दे दी। खैर उनको मंसूबे नहीं पता थे, उनको शायद यही लग रहा था कि यह यहाँ पर केवल व्यापार करने के लिए ही आए, तो व्यापार के उद्देश्य से इनको इजाजत दे दी कि ठीक है आप जाइए और आप धीरे धीरे काम कीजिए जैसा आपको ठीक लगे। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ भाई, इनका मैं बता रहा हूँ दिल बहुत बड़ा था, तो खुले दिल से इन्होंने और चीजें को अनुमति दे दी। आने वाले समय में धीरे धीरे आगे क्या करेंगे, ये इजाजत मांगेंगे कि जी हमें परेशानी हो रही है, लड़ाई हो रही है, हमारा माल चोरी हो रहा है, परेशानियों की वजह से हम चाहते हैं कि अपनी फैक्ट्री की हम किलेबंदी कर लें। ये कहेंगे जाओ, इजाजत है आपको इसके लिए भी, और ये जिले इलाही करेंगे और उसके बाद वहां से बाहर निकल करके आ जाएंगे। तो धीरे धीरे इन्होंने क्या करा कि अपने मंसूबे जाहिर नहीं किए और भारत के अंदर अपनी शक्ति को मजबूत करते चले आएंगे धीरे धीरे। अभी एक चीज देखने वाली यह भी है कि जो रूल होता है किंगशिप का, वो यह होता है कि जब तक आप अपने आप को गद्दी के लायक ना समझे, यानी कि ऑप्शन दो है आपके पास, या तो आप अपने आप को यह समझ लें कि जो गद्दी पे बैठा हुआ व्यक्ति है वो आपसे कमजोर है और आप उसको हरा देंगे, तो ऐसी स्थिति में आप उसके सामने जा सकते हैं, उससे जूझ सकते हैं, युद्ध कर सकते हैं और उसको गद्दी से हटा सकते हैं। या दूसरी कंडीशन यह है कि अगर आप अपने आप को कमजोर पाते हैं तो आप इंतजार करें कि सामने वाला जो व्यक्ति है, जो बादशाह है, वह कब कमजोर होगा, और जब आप उसे कमजोर पाएं तो ऐसी स्थिति में आप उसे उसकी सीट से हटा दें। ऐसा चीज होती है, यह किंगशिप का रूल होता है। तो ऐसी स्थिति में ये सब चीजें इंडियन हिस्ट्री में हमें देखने को बहुत सारी जगह मिलेगी। जो ईस्ट इंडिया कंपनियां आई, इन कंपनीज ने भी यही काम किया, इन्होंने इंतजार किया कि कब यह शासक कमजोर होंगे और धीरे धीरे कमजोर हुए भी। ठीक है, शुरुआत में क्या करेंगे, अभी ये उत्तर भारत में तो नहीं, लेकिन दक्षिण भारत में जरूर ये अपनी पावर बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दक्षिण भारत के अभी जो शासक है वो कमजोर कमजोर से है, थोड़े थोड़े से। ठीक है, तो धीरे धीरे चीजें अब आगे बढ़ती हैं, बढ़ते चलते हैं। अब क्या होता है कि समय बीतता गया, बीतते बीतते कहाँ पहुंच जाते हैं हम 1746 से 48 में, जहां से हमें कर्नाटका वॉर पढ़नी है।
इससे पहले क्या हुआ, जैसे जैसे व्यापार ये लोग बढ़ाते गए तो व्यापार बढ़ाते बढ़ाते क्या हुआ, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अंदर कई जगहों पर फैक्ट्री अपनी स्थापित कर ली। मुख्य फैक्ट्रियों के अगर हम नाम लें तो मद्रास, बंबई और कलकत्ता। वहीं फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी भी लगातार डटी हुई थी, मार्केट में बनी हुई थी, कंपटीशन दोनों के बीच बहुत ज्यादा था। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपने बहुत सारी अलग अलग फैक्ट्री बनाई, जैसे कि पौंडीचेरी के अंदर इनका मुख्यालय था। इसके अलावा मसूलीपट्टनम, सूरत, कालीकट, माही, चंद्रनगर, इन सभी जगहों पर इनके उप कार्यालय बनाए गए और इन्होंने भारत में लगातार व्यापार यह करते रहे। लेकिन समस्या कहाँ थी? समस्या यह थी इनके सामने एक बहुत बड़ी, कि इन दोनों ही कंपनियों को अपने देश में एक बहुत बड़ी रकम अदा करनी पड़ती थी व्यापार के बाद में। तो इनके ऊपर हमेशा प्रेशर रहता था उसको लेकर के। तो जहां कहीं ना कहीं ये लोग यही कोशिश करते थे कि कुछ भी हो व्यापार बढ़ाया जा सके। लेकिन व्यापार कैसे बढ़ेगा? अभी तो आप कंपटीशन में दो हैं, कंपटीशन दो है, उसका मतलब क्या है कि जो कम में काम करेगा, जो सस्ते में काम करेगा, ग्राहक तो उसके पास ही पहुंचेंगे। जाहिर सी बात है, मार्केट का तो रूल यही है, जहां सस्ता है वहीं ग्राहक ज्यादा होता है। वही चीज यहाँ देखने को मिल रही थी। तो इसी वजह से इनके बीच में प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई और प्रतिस्पर्धा इस प्रकार से बढ़ रही थी। अब इनके मन में यह लालसा थी कि कैसे भी करके बाजार पर अपना एकाधिकार स्थापित किया जाए, और बाजार पर एक बार यदि एकाधिकार स्थापित हो गया तो उसके बाद फिर तो बाजार अपना है, कीमतें जो भी हों और वस्तु जो भी हो वह बिकेगी भी और खरीदी भी जाएगी। सिर्फ इसी लालच में और यहाँ पर सभी चीजें अपने कंट्रोल में लेने की वजह से ही कर्नाटक वॉर हमें देखने को मिलती है। कर्नाटक वॉर मुख्य रूप से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच सत्ता की लड़ाई थी। और सत्ता की लड़ाई जब होती है तो हम एक बात हमेशा जानते हैं कि चाहे कोई से भी फील्ड का कंपटीशन हो, विनर केवल एक ही हो सकता है। तो उसी एक विनर की कहानी समझने के लिए अब हमें आगे बढ़ना है। दोनों ही कंपनियां बहुत ज्यादा आपस में एक दूसरे से मन बना चुकी थी कि कुछ भी हो मौका मिलना चाहिए और अब हम युद्ध करेंगे, लड़ाई करेंगे या कैसे भी दूसरी कंपनी को हटाना है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग भी यही सोच रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग भी यही सोच रहे थे। ऐसे ही करते करते समय आ गया सन 1740 का। 1740 में क्या हुआ, थोड़ी सी गतिविधियां हम यहाँ समझ रहे हैं ना, हमें थोड़ा सा वेस्टर्न एरिया भी समझा, जहाँ फ्रांस है, इंग्लैंड है, वहाँ की थोड़ी गतिविधियां भी समझेंगे और देखेंगे कि वहाँ किस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं और इंडिया में किस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं। हमें थोड़ा सा ये भी एनालिसिस करते हुए यहाँ चलते रहना है। 1740 में क्या हुआ, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई किसके बीच थी? लड़ाई थी वहां पर भी फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। अब समस्या यह है कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार संभाले कौन? इस उत्तराधिकार के संभालने चक्कर में यह दोनों देश आपस में लड़ लिए और यह दोनों देश आपस में लड़ रहे थे। तो उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, यह खबर भारत तक भी पहुंची। तो भारत में समय आ गया 1746 का। अब 1746 में जब इन लोगों को ये चीजें पता लगी, ये बातें ये जानी, तो उसके बाद कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगा कि शायद यही मौका है और कारण भी है। जहां एक और वहां लड़ाई चल रही है, क्यों ना हम यहाँ भी लड़ाई कर लें और वहां की सत्ता लेने के साथ साथ यहाँ की सत्ता भी ले लें। तो इसी बात को आधार बनाते हुए अब मौका चाहिए था। ऐसा क्या होता है ना, कभी कभी जब लड़ाई करनी होती है तो मौके ढूंढे जाते हैं कि बस मौका मिले और उसका लड़ाई कर ली जाए। तो सेम काम वो भी यहाँ देखने को मिले। अब कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीजें धीरे धीरे उबल रही थी। चिंगारियां तो बनी हुई थी, लेकिन जरूरत थी चिंगारियों को आग बनाने की। तो कैसे बनेंगी? 1746 की बात है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर नेतृत्व कर रहे थे बार्नेट और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर 1741 से नेतृत्व कर रहे थे डुप्ले। ये डुप्ले जो हैं इनके गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो एक तरफ बार्नेट, दूसरी तरफ डुप्ले। सब कुछ ठीक चल रहा था, बहुत अच्छा था, कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। यानी कि अब तक कुछ भी पता नहीं लग रहा था। और शायद जो बाकी लोग थे या भारत के जितने भी राजा चल रहे थे अभी, इन सभी राजाओं को कहीं ना कहीं अभी यही लग रहा था कि स्थिति सामान्य है, भाई कंपनियां व्यापार करने आई हैं, व्यापार कर रही हैं, सत्ता के मालिक हम हैं। ऑल राइट, अब देखते हैं चीजें क्या हुई। एक दिन बार्नेट ने समुद्र में फ्रांसीसी जहाज पकड़ लिए। कुछ फ्रांसीसी जहाज समुद्र में घूम रहे थे, व्यापार के लिए सामान वामान लेकर के जा रहे थे वो। तो उन जहाजों को दरअसल क्या होता है ना कि जब समुद्र के अंदर कोई भी शिप ट्रैवल कर रहा होता है तो उसके ऊपर उसका झंडा लगा हुआ होता है। तो सेम चीज यहाँ पर थी, फ्रांसीसी जहाज थे, झंडे लगे हुए थे। तो उन जहाजों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों के द्वारा घेर लिया गया और घेर करके अपने कब्जे में ले लिया। इससे क्या हुआ कि काफी सारी जो पावर थी वो वहां पहुंच गई और कहीं ना कहीं शायद डुप्ले को अब यहाँ पे यह महसूस होने लगा था कि जो बार्नेट है और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर है कहीं ना कहीं इससे ज्यादा है। तो इससे ज्यादा पावर हो गई तो ऐसे क्या होता, कहीं ना कहीं हम ढूंढते हैं कि हमें कहीं ना कहीं से मदद मिले कि हम युद्ध कर सकें। क्योंकि क्या अभी देखो ये भी फ्रेश है। ठीक है, जब क्या होता है कि हम स्टार्टिंग में कोई चीज करते हैं तो अभी हमने युद्ध नहीं लड़ा है, तो अभी हमें पावर अपनी स्थापित करनी है। तो अभी
युद्ध के लिए ये भी तैयार था और युद्ध के लिए ये भी तैयार था। लेकिन क्या हुआ, बार्नेट ने पहले गेम चली और गेम चलने के बाद जो मामला था वो अपनी तरफ कर लिया सारा का सारा। अब इसके बाद फ्रांस का जो डुप्ले था, इसको मदद की जरूरत थी, तो इसने भी एक गेम और खेली। दरअसल क्या होता है, अगर हम किसी एक कंपनी में काम कर रहे हो तो एक कंपनी में काम करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति भी, बेशक वो हमारे लिए अनजान है, लेकिन धीरे धीरे वह हमारा मित्र हो भी जाता है। और अगर वह मित्र हमारा हो भी ना, अगर हम कंपनी के किसी काम से उससे बात करते हैं या मदद मांगते हैं तो वह व्यक्ति मना नहीं करता, ऐसा अमूमन हमें देखने को मिलता है। सेम यही काम हुआ भारत से थोड़ी दूर पे, देखो समुद्र का काम थोड़ा ज्यादा चल रहा है, समुद्री शक्ति को भी हम देख रहे हैं। तो मॉरिशस है, मॉरिशस के अंदर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दूसरा गवर्नर जनरल था, ला बोर्डोने। ठीक है, नाम थोड़े से प्यारे प्यारे हैं, थोड़ा समझते चलेंगे। अब तक जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन है वो है बार्नेट, ठीक है। फ्रांस का जो गवर्नर जनरल भारत में है वो डुप्ले है। वहीं मॉरिशस के अंदर फ्रांस का गवर्नर जनरल है ला बोर्डोने। तो ला बोर्डोने से डुप्ले ने मांगी मदद। डुप्ले ने कहा कि ला बोर्डोने भारत में आए और मेरी मदद करे, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग हैं वह मुझे परेशान कर रहे हैं। यह सुन करके भाई, यह दोनों एक कंपनी के लोग थे, तो उसने भी क्या किया, कूच कर दिया। कहां कूच कर दिया, कोरोमंडल तट पे। अब ये कोरोमंडल कहाँ है, मद्रास से कुछ दूरी पर है। मद्रास किसके पास है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। तो मद्रास के पास क्या है, कोरोमंडल तट, वहां पर ला बोर्डोने ने कूच कर दिया और यहाँ पहुंचने लगा। जब यह यहाँ पहुंचने लगा था तो उस समय क्या हुआ, रास्ते में ही ला बोर्डोने और बार्नेट की मुलाकात हुई। और यह मुलाकात इस प्रकार से हुई कि ला बोर्डोने ने बार्नेट को हरा दिया और हराने के बाद फ्रांस पे कब्जा कर लिया। हराने के बाद फ्रांस पर कब्जा कर लिया। फ्रांस अगर अभी हम देखते हैं मद्रास पे कब्जा कर लिया। अभी अगर हम देखते हैं कि जो मद्रास है, मद्रास किसके पास है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। तो क्या किया कि जब ला बोर्डोने ने बार्नेट को हराया तो उसके बाद इसने मद्रास पर कब्जा कर लिया। डेट बता रहे हैं 21 सितंबर। तो 21 सितंबर को फ्रांस का कब्जा हो गया मद्रास पर, और वहां के जितने भी लोग थे उन सभी लोगों को युद्ध बंदी बना लिया। दरअसल युद्ध का एक रूल है, युद्ध में जितने भी लोग जिंदा पकड़े जाते हैं तो उन सभी लोगों को क्या करते हैं कि युद्ध बंदी बना लेते हैं। तो युद्ध बंदी बनाने वाला काम सेम यहाँ पर किया, और करने के बाद स्थिति चेंज हो गई थोड़ी सी। कहीं ना कहीं क्या हुआ, जो फ्रांस अब तक नीचे चल रहा था अचानक से उसकी सिचुएशन अप हो गई। क्यों अप हो गई, क्योंकि उसने बार्नेट को एक तरफ हराया, वहीं दूसरी तरफ क्या हुआ, मद्रास का इसका जो मुख्य एरिया था, मुख्य क्षेत्र था, वो भी अब फ्रांस वालों के कंट्रोल में आ गया। और एक चीज देखने को यहाँ यह और मिलती है कि जो रॉबर्ट क्लाइव, आने वाले समय में रॉबर्ट क्लाइव एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरने वाला है। रॉबर्ट क्लाइव भी इस युद्ध के अंदर युद्धबंदी बनाया गया था। ठीक, लेकिन क्या लगता है सिचुएशन यहाँ सुधरेगी? ठीक है, हमने देखा कई बार कि फिल्मों में अक्सर क्लाइमैक्स आता रहता है, और अगर वेब सीरीज है तो फिर तो क्लाइमैक्स ऐसे आएंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। ऐसा ही होता है ना। तो देखो यहाँ भी क्लाइमैक्स देखने को मिला। क्लाइमैक्स कैसा मिलेगा देखने को, यहाँ पर अकेला एक बंदा नेतृत्व कर रहा था, बार्नेट, तो सारे काम इसकी मर्जी से हो रहे थे। लेकिन क्या हुआ, डुप्ले ने मॉरिशस से ला बोर्डोने को बुला लिया, और जब बुला लिया तो उसके बाद अब यहाँ ये हो गए दो। तो क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों लोग अलग अलग सोचे? ऑब्वियसली हो सकता है। डुप्ले भारत का गवर्नर जनरल था, तो डुप्ले चाहता था कि जब मद्रास पे कब्जा हो ही गया है तो क्यों ना मद्रास हमारे ही कब्जे में रहे और हम ही इसके ऊपर शासन करें और यहाँ से व्यापार करें। लेकिन ला बोर्डोने चाह रहा था कि वो यहाँ से फिरौती ले, और फिरौती लेने के बाद जो मद्रास है ये अंग्रेजों को वापस कर दे। लेकिन डुप्ले नहीं माना, डुप्ले नहीं माना। फिर भी ला बोर्डोने ने रकम ली, एक अच्छी खासी रकम लेने के बाद अब मद्रास वापस से अंग्रेजों को दे दिया। अब भाई ला बोर्डोने क्या कहा था कि वह यहाँ पर गवर्नर जनरल था, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं वह चाहता था कि उस शक्ति और ज्यादा मजबूत, और शक्ति मजबूत करने की वजह से इसने क्या करा, फिर दोबारा मद्रास पे हमला किया, और मद्रास पर हमला करने के बाद फिर से मद्रास पे कब्जा कर लिया। यानी कि अब तक सिचुएशन क्या मिली है हमारे को, सिचुएशन पहले देखने को मिली थी कि समुद्री क्षेत्र के अंदर, समुद्र में जब बार्नेट ने क्या किया था, फ्रांसीसी जहाज पकड़ लिए थे। उसके बाद जब ला बोर्डोने आया तो आने के बाद उसने समुद्र में ही बार्नेट को हरा दिया। तीसरी सिचुएशन हमें देखने को यह मिली कि जब ला बोर्डोने ने वापस कर दिया था मद्रास, तो उसके बाद अब फिर वापस से डुप्ले ने मद्रास अपने कब्जे में ले लिया। ला बोर्डोने ने मद्रास तो अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन फोर्ट सेंट डेविड को अपने कब्जे में नहीं ले करके आ पाया था। उस समय माना जाता है कि फोर्ट सेंट डेविड अपने आप में शक्ति का बहुत बड़ा एक केंद्र था। डुप्ले ने क्या किया, मद्रास तो कब्जे में ले लिया, लेकिन फोर्ट सेंट डेविड को अपने कब्जे में नहीं लिया। और यह फोर्ट सेंट डेविड पौंडीचेरी से मात्र 18 किलोमीटर दूर था। अगर हम बात करें पौंडीचेरी की, तो पौंडीचेरी किसके पास है, फ्रांस के पास है। अभी देखो ये सब जो नाम लिखे हुए हैं ना, इन सबकी जरूरत पड़ेगी हमें समझने के लिए चीजें, ठीक है। तो फ्रांस पौंडीचेरी के पास है, तो फोर्ट सेंट डेविड भी पौंडीचेरी से 18 किलोमीटर दूरी पर है। डुप्ले यहां पर कब्जा नहीं कर पाया, अगर शायद कब्जा कर लेता तो उसकी शक्ति और ज्यादा बढ़ जाती। लेकिन
अगर हम वर्तमान स्थिति समझे तो वर्तमान स्थिति आप बताइए अभी किसके पक्ष में चल रही है? ऑब्वियसली अभी फ्रांसीसी का पलड़ा भारी है, यानी कि उनके पास ज्यादा पावर है। ठीक, जब यहां पर यह सभी गतिविधियां चल रही थी उस समय एक गतिविधि और हुई, ब्रिटिश सेना हार गई थी। तो जब ये कंपनी के लोग हार गए थे तो कंपनी के अंदर एक व्यक्ति था, उसका नाम था रियल एडमिरल बोस्कावे। रियल एडमिरल बोस्कावे ने क्या किया, एक अपनी सेना तैयार करी और सेना तैयार करने के बाद पौंडीचेरी पर हमला कर दिया। पौंडीचेरी किसके पास? फ्रांसीसियों के पास। तो रियल एडमिरल जो बोस्कावे था यह किसका था? अंग्रेजों की तरफ से था। इसने प्रयास किया कि यह पौंडीचेरी के ऊपर कब्जा कर पाए, बट अफसोस यह यहाँ भी असफल हो गया। तो हमें चीज देखने को क्या मिली कि अब तक जो फ्रांसीसी सेना प्रारंभ में नीचे थी, बार्नेट के समुद्र में पकड़ने के बाद ये लोग हार रहे थे और कमजोर शक्ति हो गई थी इनकी। धीरे जब से लाबूडो ने आया, लाबूडो ने आने के बाद सभी स्थिति बदल गई और धीरे धीरे जो डुप्ले था और फ्रांस की शक्ति थी वो बढ़ती चली गई। मद्रास इनके कब्जे में आ गया था और साथ ही साथ पौंडीचेरी पे किया गया प्रयास भी है अब असफल हो गया था। तो अभी तक क्या कंडीशन है? डुप्ले और फ्रांस की पावर हैवी है। थोड़े से आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, लड़ाई चल रही थी लेकिन लड़ाई अचानक से रुक गई। अफसोस कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो अब तक जो फाइनल रिजल्ट आना चाहिए था वो रिजल्ट नहीं आया, लेकिन लड़ाई रुक गई। लड़ाई क्यों रुक गई? क्योंकि 1748 में जाकर के एला शापल की संधि हो गई। यह संधि कहाँ हुई? यह संधि हुई फ्रांस और ब्रिटेन के बीच। वहां इन लोगों ने संधि कर ली। जब इन लोगों ने एला शापल की संधि की, संधि 1748 में हुई, वहां से संधि करने वाले दोनों ने यहाँ खबर भेज दी कि देखो भाई हम दोनों ने संधि कर लिया तो कृपया करके अब आप भी मत लड़ो। तो इस प्रकार से यहाँ की लड़ाई भी रुक गई। लेकिन यह जो लड़ाई यहाँ रुकी, यह लड़ाई यहाँ पर पूरी तरह से अनिश्चित थी, यानी कि फैसला अभी भी कुछ नहीं हुआ था। जब फैसला नहीं होता तो क्या होता है? लड़ाई दोबारा होगी या नहीं होगी? ऑब्वियसली होगी। कर्नाटक के इस प्रकार से 3 वॉर होंगे और तीसरे वॉर का जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट बताएगा कि भारत का भविष्य कैसा बनेगा। खैर बन चुका है, हम इतिहास के रूप में पढ़ रहे हैं, लेकिन इंटरेस्ट बनाए रखिए। अभी ऐसा सोचना है कि हम आगे की चीजें नहीं जानते हैं, तभी हमें अच्छे समझ में। अगर हम आगे की चीजें सोचने लग जाएंगे तो हमारा माइंड यहाँ से डाइवर्ट हो जाएगा। अभी हम सिर्फ इतना जानते हैं कि कर्नाटका का पहला वॉर हुआ है। अभी जिस समय में हम जी रहे हैं यह समय है सन 1748। अंत में भी क्या हुआ है? यहाँ पे एला शापल की संधि हुई है और फ्रांस और ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इनके बीच में अब यहाँ पर शांति बन गई है। साथ ही साथ क्या हुआ, प्रथम कर्नाटका वॉर का एक हिस्सा और था, जहां एक तरफ फ्रांसीसी सेनाएं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाएं लड़ी और अंत में मामला डुप्ले की तरफ आया। वहीं एक चीज देखने को और मिली, इसी के अंदर हमें एक सेंट टोमे का युद्ध और पढ़ना होता है। सेंट टोमे का युद्ध हमें क्यों पढ़ना पड़ता है? बहुत छोटा सा है लेकिन जरूरी है हमें पढ़ने के लिए। दरअसल क्या हुआ था कि जब यह युद्ध होना था, यानी कि जो फ्रांसीसी सेनाएं हैं और जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाएं ये टकराने वाली थी, तो इससे पहले एक फैसला हुआ था। फैसला क्या हुआ था कि कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन। कर्नाटक में नवाब अनवरुद्दीन था और डुप्ले फ्रांसीसी सेना का, डुप्ले और अनवरुद्दीन के बीच में एक संधि हुई थी। और संधि क्या हुई थी कि डुप्ले जाएगा मद्रास पर हमला करने के लिए और जब मद्रास पर वह कब्जा कर लेगा उसके बाद वह अनवरुद्दीन को मद्रास दे देगा। ठीक, अगर हम रिजल्ट देखें तो रिजल्ट क्या आया? मद्रास किसके कब्जे में? डुप्ले के कब्जे में। जिस प्रकार से संधि हुई थी, संधि के हिसाब से मामला यह था कि अनवरुद्दीन को मद्रास दे दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ। कहानियों में क्लाइमेक्स ऐसी तो बनता है, तभी तो हिस्ट्री पढ़ने में मजा आता है। अब यहां स्थिति क्या हुई, जब डुप्ले ने अनवरुद्दीन को मद्रास नहीं दिया, उसके बाद अनवरुद्दीन ने फैसला कर लिया कि अब हमला होगा मद्रास पे, यानी कि अब अनवरुद्दीन आएगा और मद्रास पे हमला करेगा। ऑल राइट, अनवरुद्दीन ने महफूज खां को नियुक्त किया कि आप जाइए और आप जाकर के मद्रास को जीतिए। 10,000 सैनिकों की सेना दे दी और उसके बाद इसको वहां से रवाना कर दिया, यानी कर्नाटक से कब कहाँ जाना है? मद्रास जाना है। दूसरी चीज देखने को क्या मिली, एक फ्रांसीसी सेना थी। जाहिर सी बात है सामने से हमला होगा तो ये लोग भी तैयारी करेंगे, तो डुप्ले ने भेजा पैराडाइज को। डुप्ले ने पैराडाइज को भेजा, मुझे लगता है पैराडाइज जो ऐसा नाम है आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं, तो पैराडाइज को भेजा। लेकिन देखने वाली बात यह थी, जहां एक तरफ यह भारतीय सेना आ रही थी 10,000 सैनिकों की, डुप्ले ने पैराडाइज को मात्र 230 फ्रांसीसी सैनिक और 700 भारतीय सैनिकों के साथ रवाना किया। संख्या देखें तो 10,000 सैनिकों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा छोटी है। ठीक, क्या लगता है क्या हुआ होगा आगे? क्या होना चाहिए? कायदे से अगर हम इन नंबर्स पे जाएं तो हिसाब से जीत होनी चाहिए कर्नाटक की, और कर्नाटक के पास अब मद्रास चला जाना चाहिए। स्थिति थोड़ी सी लेकिन बदल गई। अदयार नदी
ठीक है, साउथ इंडिया के अंदर है, साउथ इंडिया में अदियार नदी है। अदियार नदी के पास सैन टोमे नाम की एक जगह है। इस जगह पर ये दोनों ही सेनाएं आपस में भिड़ी, इनकी लड़ाई हुई आपस में। और जब इनकी लड़ाई हुई, इनकी लड़ाई होने के बाद पैराडाइज और इसकी सेना ने महफूज खान की सेना को हरा दिया। यानी कि इस छोटी सेना ने इतनी बड़ी कर्नाटक की सेना को बड़े ही आराम से हरा दिया। और हराने के बाद क्या हुआ, जाहिर सी बात है, अभी ये यहाँ से वापस जाएंगे आराम से, और इन द लास्ट भी मद्रास फ्रांसीसियों के पास बना रहा। ठीक, अगर हम कहीं ना कहीं इस फर्स्ट कर्नाटका वॉर को समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो फ्रांसीसी हैं, यह लोग अपने आप को प्रूफ करते जा रहे हैं। यहाँ भी ये जीतते और अभी यहाँ भी ये जीतते हैं। तो अगर हम एक तरह से माने कि फ्रांसीसियों की शक्ति यहाँ ज्यादा है, तो ये गलत नहीं होगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर भी फ्रांसीसी जीत गए और एला शापल की संधि 1748 में हुई। नियम यह कहता है, जीत के अनुसार फ्रांसीसियों के पास मद्रास रहेगा। लेकिन स्थिति यहाँ भी अब बदल गई, काफी ज्यादा क्लाइमैक्स आ रहे हैं, समस्या वाली बात है। ऐसा क्यों हुआ? जब एला शापल की संधि फ्रांस और ब्रिटेन के बीच हुई, उस समय इस संधि के अंदर यह फैसला भी लिया गया कि फ्रांसीसी अंग्रेजों से जीता हुआ मद्रास उन्हें वापस लौटा देंगे। एक फैसला यह भी हुआ था। कहीं ना कहीं डुप्ले इस बात से नाराज था, पर फिर भी जब ऊपर से ऑर्डर आता है तो मानना पड़ता है। सेम काम हुआ, मद्रास के ऊपर वापस से अंग्रेजों का कब्जा हो गया। यानी कि डुप्ले की हुई बहुत सारी जो मेहनत थी वह अब यहाँ से बेकार हो गई। ठीक, और इस स्थिति में आकर के वापस से यह वॉर अब यहाँ पूरी तरह से खत्म हो जाती है। यानी कर्नाटक का जो पहला वॉर है, यह वॉर अपने आप में कोई भी रिजल्ट नहीं देता, अनिश्चितता के साथ खत्म होता है। डुप्ले की हुई सारी मेहनत खराब हो गई। और अगर हम देखें तो एक तरफ सबसे पहले क्या हुआ था, जहां एक तरफ शुरुआत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पलड़ा भारी था, अंत में आते आते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पलड़ा अब हल्का हो गया बहुत ज्यादा। एक चीज हमें देखने को यहां मिली पहली कर्नाटक वॉर में। दूसरी कर्नाटक वॉर में हमें एक चीज देखने को और मिली कि मात्र 930 फ्रांसीसी सैनिकों के सामने भारतीयों की 10,000 की इतनी बड़ी सेना हार गई। कहीं ना कहीं यहां पर यह भी पता लगता है कि भारतीयों की जो सैनिक शक्ति थी, यह भी अब खोखली होने लगी थी, जो इनके सामने टिक नहीं पा रही थी। तो 2-3 कंक्लूजन हमें यहाँ देखने को मिल गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस फर्स्ट कर्नाटका वॉर को अच्छे से समझे होंगे, आपको इंटरेस्ट भी आया होगा। वैसे तो खैर ये मेरा वन ऑफ फेवरेट टॉपिक है हिस्ट्री का, और मुझे काफी मजा आता है। खैर, क्लास को आगे बढ़ाते हैं, दूसरा कर्नाटका वॉर समझते हैं। पहला कर्नाटका वॉर 1748 में खत्म हो गया था, पर कायदे से खत्म फिर भी नहीं हुआ था। उसी के बाद से ही दूसरा कर्नाटका वॉर शुरू हो गया था। ये लोग ना ऊपर वाले लोग कम सुन रहे थे, अपने ज्यादा सुन रहे थे, ठीक है ना, और अपनी मर्जी से ज्यादा काम कर रहे थे। ठीक, पहले भी इन्होंने ये काम करा, फर्स्ट कर्नाटका वॉर कर लिया, सेम दूसरे में भी देखने को मिलेगा हमारे को। पहली वॉर में हम देखते हैं कि शुरुआत कहां से हुई थी, बार्नेट ने शुरुआत की थी, तो बार्नेट के द्वारा उठाया गया था पहला कदम वहां। अब यहां पर पहला कदम कौन उठाएगा? एनी गैसेस? थोड़े दिन रुक जाइए, हम भी लाइव करेंगे थोड़ा सा, फिर उसमें थोड़ा सा आपका साथ साथ चैट करके बताया करेगा आपके नजरिए क्या चल रहे हैं, तो वो दिन भी जल्द आने वाला है। खैर, दूसरा कर्नाटका वॉर में क्या हुआ, वहां पर अंग्रेजों की तरफ शुरुआत हुई थी। अब यहाँ पर पहल करेंगे फ्रांसीसी। डुप्ले के अंदर क्या हुआ, हम पिछला वॉर देखे तो हमने पिछले वॉर में पता लगा डुप्ले लगातार जीत रहा था। दरअसल जब क्या होता है, हम जब लगातार जीतते हैं तो हमारे अंदर की जो मंशाएं हैं, हमारी आकांक्षाएं हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद हमें लगता है कि हम अजय हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यही लगता है कि अमर हम ही हैं और कोई अमर नहीं है। यही वाली कंडीशन सामने हमारे आती है। तो वही कंडीशन यहाँ देखने को मिली। डुप्ले को लग रहा था कि वो अमर है, उसके बाद कुछ नहीं होगा, वो युद्ध जरूर जीतेगा। क्या हुआ, डुप्ले ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो राजनीतिक नियंत्रण था वह इनसे भी दूर था। तो डुप्ले ने फैसला कर लिया कि भाई देखो, अब हम ना राजनीति में इंटरफेयर करेंगे और राजनीति में घुस के ना अपनी शक्तियों को बढ़ाएंगे। तो वही वाला काम हुआ। दरअसल सत्ता कहाँ खराब हुई, हैदराबाद और कर्नाटक के ऊपर। हैदराबाद और कर्नाटक दोनों ही जगह पर स्थितियां खराब हुई। हैदराबाद के लेकर थोड़ा सा हिस्ट्री है, दक्कन का हिस्ट्री है, थोड़ा समझा देता हूं आपको। 1724 के अंदर दक्कन की स्थापना हुई। उसको दक्कन कहते थे, आज के टाइम में हम हैदराबाद कहते हैं, ठीक है ना। तो उस समय क्या हुआ था कि 1724 में चिरक्लिच नाम का व्यक्ति था, वैसे उसका वास्तविक नाम आसफ जहां था। आसफ जहां ने 1724 में आकर के हैदराबाद की स्थापना की। पर यह व्यक्ति आया कहां से? यह व्यक्ति मुगल दरबार में था और राजा का बहुत ज्यादा खास था। लेकिन इस व्यक्ति का जो विजन था ना, सोचने की जो क्षमता थी, शक्ति थी, वो वास्तव में अपने आप में बहुत ज्यादा खास थी, जिसकी वजह से यह तत्कालीन मुगल सम्राट के साथ नहीं टिक पाया। तत्कालीन मुगल सम्राट कौन थे? 1724 की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर नाम था मोहम्मद शाह रंगीला।
ठीक है, नाम अपने आप में रंगीला है, तो राजा भी कहीं ना कहीं रंगीला था और जिस प्रकार के काम राजा को करने चाहिए थे वह काम वो नहीं कर पा रहा था। और उसके बाद जिसकी वजह से असफ जहां खफा था और असफ जहां ने उसके बाद वहां से दक्षिण में कूच किया और दक्कन में आकर के अपना एक अलग साम्राज्य स्थापित कर लिया। दक्कन में आकर के अपना अलग साम्राज्य स्थापित किया 1724 में। लेकिन 1748 में जब एला शापिल की संधि हुई, उसी वर्ष के अंदर आसफ जहां की मृत्यु भी हो गई। अब आसफ जहां की मृत्यु हो गई तो उस समय क्या हुआ, आसफ जहां का जो पुत्र था नासिर जंग, वो गद्दी पर आकर के बैठ गया। ठीक, आसफ जहां का पुत्र नासिर जंग गद्दी पे आकर बैठा, लेकिन आसफ जहां का एक पौत्र था, पौत्र का नाम था मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग ने वहां पर कोशिश की कि गद्दी उसके हाथ में आ जाए, क्योंकि वो गद्दी के लिए गद्दी मांग रहा था, वो चाहता था कि गद्दी उसके पास हो। गद्दी पे कौन बैठा है, नासिर जंग कायदे से जो हक रखता है, क्योंकि वो आसफ जहां का पुत्र है। लेकिन आसफ जहां का पौत्र गद्दी के लिए दावा ठोक रहा था कि गद्दी उसके पास आनी चाहिए। ठीक सेम कंडीशन कहां हो रही थी, कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक में गद्दी पे बैठा था अनवरुद्दीन, अभी हम पढ़ते हुए आ रहे थे, बड़े अच्छे से हराया था डुप्ले ने उसको पिछले कर्नाटक वॉर में। तो गद्दी पे बैठा हुआ अनवरुद्दीन, लेकिन अनवरुद्दीन का है एक बहनोई, और बहनोई का नाम है चंदा साहिब। वहां चंदा साहिब दावा कर रहा है कि गद्दी पर मैं बैठूंगा। अब दोनों ही जगह पर एक एक व्यक्ति गद्दी पे बैठा हुआ है और उसके नीचे दो दो एक एक व्यक्ति और हैं, वो गद्दी के लिए दावा कर रहे हैं। अब यह बात पहुंच गई डुप्ले तक। अब डुप्ले के अंदर महत्वाकांक्षा तो भी बहुत ज्यादा थी, तो डुप्ले चाह भी रहा था कि उसकी शक्ति बढ़े। तो डुप्ले ने क्या किया, जो लोग गद्दी पर बैठे हुए थे उनके पास नहीं गया, जो लोग गद्दी के लिए दावा कर रहे थे उन लोगों के साथ संधि कर ली, और संधि करने के बाद उन लोगों को यह विश्वास दिलाया कि गद्दी लेने में मैं आपकी मदद करूंगा, सारी लड़ाई गद्दी की हो रही है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करा, अब यहां पर डुप्ले ने संधि कर ली, किससे, हैदराबाद में संधि कर ली मुजफ्फर जंग से, और कर्नाटक में संधि कर ली चंदा साहिब से। ऑल राइट, कहीं ना कहीं फ्रांसीसी यहां मजबूत हो रहे थे और कोशिश कर रहे थे कर्नाटक और हैदराबाद दोनों को ही अपने कब्जे में ले सकें। लेकिन कंडीशन क्या हुई, अब यहां पर युद्ध कहां चल रहा था, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में युद्ध चल रहा था। तो अंग्रेजों को भी कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूव करना था, तो ना चाहते हुए भी, यानी कि चाहते नहीं थे युद्ध में पड़ना और चाहते नहीं थे सपोर्ट करना, उसके बावजूद भी अंग्रेजों को यहां उतरना पड़ा। और उतरने के बाद नासिर जंग और अनवरुद्दीन का मदद करनी पड़ी, उनका साथ इनको देना पड़ा। जबरदस्ती का था, मन नहीं था, लेकिन युद्ध है, पर दिख रहा है कि प्रतिद्वंदी हमसे मजबूत होने का प्रयास कर रहा है, तो कुछ ना कुछ किया जाएगा। एक कोशिश यहां पर इन्होंने करने की भी कोशिश की, चीजें आगे बढ़ी। अब जाहिर सी बात है, जब हम देख रहे हैं दो ग्रुप तैयार हो चुके हैं, यानी कि अब एक तरफ पहले से ये लोग कर्नाटक का एक बार कर चुके थे फ्रांस और अंग्रेज वाले, तो अब यहां पर दूसरी चीज देखने को क्या मिली कि ये लोग, स्थिति इन लोगों की बहुत ज्यादा हो गई। अब खराब खराब किस प्रकार हो गई, पूरी तरह से ग्रुप बन चुका है, समूह तैयार हो गया। तो उसके बाद अब क्या होना था कि जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो हमें देखने को मिलना था। तो आगे क्या हुआ, युद्ध हुआ, जाहिर सी बात थी। दोनों ही ग्रुप आपस में आके टकराए, टकराने के बाद क्या हुआ, यहाँ का रिजल्ट भी बहुत ज्यादा मैटर करेगा अपने आप में। सन 1749 में अंबूर के पास एक युद्ध हुआ और युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया। और 1750 में अगले ही साल एक और युद्ध हुआ, उसके अंदर नासिर जंग मारा गया। यानी कि स्थिति हम देखें तो 1749 और 1750 में दो युद्ध हुए और दोनों ही युद्ध में एक एक लोग मारे गए। पर देखने वाली बात है कि मरे कौन, दोनों ही लोग वो मरे जो अंग्रेजी सेना की तरफ थे, यानी कि जिन्होंने अंग्रेजी सेना से गठबंधन किया था। 1749 में अनवरुद्दीन मरा, जाहिर सी अनवरुद्दीन की मौत हो गई है, तो कर्नाटक की गद्दी किसके पास जाएगी। युद्ध कौन जीता, युद्ध जीता फ्रांसीसियों ने, और गद्दी पर बैठा दिया अनवरुद्दीन की जगह चंदा साहिब को। वहीं दूसरी बात थी हैदराबाद को लेकर के, तो हैदराबाद की गद्दी पे जो बैठा हुआ था नासिर जंग, वो मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु होने के बाद ही मुजफ्फर जंग के लिए रास्ता साफ हो गया और मुजफ्फर जंग को वहां गद्दी पर बैठा दिया गया। अब तक अगर हम दूसरा कर्नाटक का वॉर समझे तो डुप्ले ने पहल करी, डुप्ले ने युद्ध को बढ़ावा दिया, अंत में युद्ध हुआ भी, लेकिन क्या हुआ, डुप्ले दोनों ही जगह जीत गया। तो यानी कर्नाटक और हैदराबाद दोनों ही अब डुप्ले के नियंत्रण में आ गया। ऐसी स्थिति में उसके बाद क्या हुआ, यहाँ अब जाहिर सी बात है जब कोई जीतता है, मदद से जीतता है, तो कुछ ना कुछ तो गिफ्ट मिलते भी हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब डुप्ले को गिफ्ट मिले, कुछ मुगल प्रदेश मिले कृष्णा नदी के दक्षिणी क्षेत्र में। कृष्णा नदी के दक्षिणी के कुछ क्षेत्र किसने दिए, चंदा साहिब ने इसको दे दिए। साथ ही साथ उत्तरी सरकार, यह भी कहां पर है, कर्नाटक के पास है। कर्नाटक हैदराबाद दोनों ही क्षेत्र यहाँ पर इनके निकट पड़ता है। तो यहाँ पर यह युद्ध जीतने के बाद मुगल प्रदेश मिले कुछ कृष्णा नदी के दक्षिण में, और साथ ही साथ उत्तरी सरकार के भी बहुत सारे प्रदेश यहाँ मिल गए। क्यों मिले, इनको इसलिए मिले ताकि वहां से राजस्व वगैरह इकट्ठा कर सकें और काफी सारा जो धन है कलेक्ट करें, राजस्व कलेक्ट करें, उसके बाद अपना व्यापार जो भी करना है इनको वह सब कर सकें, साथ ही साथ वहां पे अपने व्यापार को भी बढ़ावा दे सकें। केवल इतना ही नहीं हुआ,
चंदा साहिब जिसको कर्नाटक की गद्दी पे बिठाया था डुप्ले ने, चंदा साहिब ने डुप्ले से एक रिक्वेस्ट की, गुजारिश कैसे की कि आप एक छोटी फ्रांसीसी टुकड़ी को कर्नाटक में तैनात कर दें, जिससे हमारी सिक्योरिटी भी होती रहे, आपका यहाँ आना जाना भी लगा रहे, हमारे संबंध बने रहे। अब जाहिर सी बात है भाई, जब पावर मिल रही है, आप अपनी सेना तैनात करने कौन मना करेगा। तो डुप्ले ने काम करा और मर्जी मानते हुए कर्नाटक में चंदा सिंह के किले के पास एक टुकड़ी फ्रांसीसी भेज दी। नेतृत्व करता था बुस्सी, तो बुस्सी के नेतृत्व में एक सैनिक टुकड़ी वहां भेज दी और उसके बाद इसको वहां कर्नाटक के अंदर इसने भी अपनी चीजें स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। तो अब तक अगर हम बात देखें, फर्स्ट कर्नाटका वॉर में भी डुप्ले की पावर ज्यादा लगी थी, थोड़ा थोड़ा बराबर सा था वहां पे मामला, लेकिन अगर सेकंड में देखें तो डुप्ले की जो पावर थी अब पराकाष्ठा पर थी। डुप्ले अपनी शक्ति के उत्कर्ष पर पहुंच गया था। क्या लगता है, यहाँ युद्ध खत्म होगा? कमेंट में बताइए। और अभी कर्नाटका का तीसरा वॉर रह रहा है और ये तीसरा वॉर अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड कर्नाटका वॉर में बहुत सारी अलग चीजें देखने को मिलेगी, काफी मजा आएगा, एंड देन उसके बाद हमें एक बड़ा अच्छा ही कंक्लूजन देखने को मिलेगा और इसको लेकर के हम डिस्कशन करेंगे कल शाम को। तो कल शाम तक का इंतजार कीजिए नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए विदा दीजिए। यह वीडियो पसंद आई है और आपने पूरी देखी है तो वीडियो लाइक करें, बाकी लोगों तक शेयर करें, कमेंट करके अपने व्यूज बताएं, एंड फिर मिलते हैं कल शाम को। इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे और उससे जुड़ी हुई और बातें वह सीखेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।